वीडियो काफ़ी दिन से डिले हो रहा था और मैं सोच ही रहा था कि आईफोन 14 लॉन्च हो ही जाए तभी वीडियो बनाते हैं, ताकि सारी चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं। तो वीडियो बनाने की ज़रा सी अलग चीज़ होती है। तो आज की इस वीडियो की हम लोग बात करेंगे कि आईफोन 14 के जो सारे के सारे नए फीचर्स हैं, उनमें से जो 5 ऐसे की पॉइंट हैं जो कि दुनिया के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि मोबाइल वर्ल्ड के अंदर थोड़े से रिलेटिवली न्यू है, और लोग इनके बारे में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और आपको जो आईफोन 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स या फिर इस लाइनअप का कोई भी अगर आप लोग फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप लोग इन फीचर्स को ध्यान के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईफोन 14 लाइनअप के 4-5 पहले और इसके बाद इसकी प्राइस के बारे में, कि इसके 4-5 जो मेन फीचर्स है वो क्या हैं और प्राइस क्या, और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर टैक्स कितना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम महजिल बिज़ हियर एंड यू आर वाचिंग MIT वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो यही होगा कि आईफोन की जो सबसे बेस्ट या फिर आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइप वाला फीचर जो है वो इसका डायनामिक आइलैंड है। अब देखने में तो ये एक लंबा सा होल ही है जिसके अंदर कैमरा है, फेस आईडी के सारे जो हार्डवेयर है वो वहाँ पर लगा हुआ, डॉट प्रोजेक्टर वगैरह है, उसका एक इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, तो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर लगी हुई हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा कूल टच देने के लिए या फिर थोड़ा सा फंक्शनल करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट किस्म के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। कॉल आती है तो यही आइलैंड बड़ा होकर ब्लैक हो जाता है और आपको कॉल डिक्लाइन करने के और एक्सेप्ट करने के यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ म्यूज़िक, इसके ऊपर आप लोग उसकी वेव फॉर्म दे सकते हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर शो होगा, और उसी के साथ साथ और कई सारी डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ ये किसी तरह इंटीग्रेट होकर काम करता है, जो कि इस पंच होल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर, और फिर एप्पल प्लान भी कर रहा है कि फीचर के अंदर एक ऐसी लाइव फीड वाली भी ऑप्शन मुतारफ़ कराई जाए कि आप किसी भी गेम को फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ अपनी राइड का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसकी भी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने टाइम में आपकी कैब आ जाएगी या फिर क्या लाइव स्कोर चल रहा है किसी गेम का, तो वो वहाँ पर शो होगी। तो ये इसको एक पंच होल को एक डायनामिक आइसलैंड के तौर पर जो है वो लोगों के अंदर मुतारफ़ कराया गया, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट वाला जो ऑप्शन है एप्पल का, जो बेस्ट फीचर आप कह सकते हैं कि वो इन फ़ोन्स का यही होने वाला है, और यही हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर भी हो रहा है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये फीचर भी एंड्रॉयड मार्केट के अंदर आप लोगों को 6-7 साल से देखने को मिल रहा है, लेकिन एप्पल फाइनली इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लेके आया, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको सैमसंग के फ़ोन देख लें और डिफरेंट किस्म के एंड्रॉयड फ़ोन देख लें तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और वहाँ पर होता यह है कि आप सिर्फ टाइम वहाँ पर शो कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पर शो करवा सकते हैं, और इसी के साथ 1-2 चीज़ें और शो करवा सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी बिल्कुल ब्लैंक होती है, बिल्कुल बंद होती है, पिक्सल ही बंद होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बैटरी ड्रेन भी नहीं होती। लेकिन एप्पल की जो अप्रोच है, उन्होंने ये किया है कि पूरी की पूरी जो लॉक स्क्रीन है उसको सिर्फ डिम किया है। अब डिम करने से भी एक अच्छी चीज़ है कि बैटरी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं खाएगा जितनी एक डिस्प्ले खाती है, यानी कि ऑन की हुई डिस्प्ले खाती है। लेकिन इशू ये है कि वो डिम की हुई ना तो आपको नज़र आनी है और ना ही आपको उसको देखने का काम है, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फ़ायदा यही होता है कि थोड़ी से टाइम दिखा दे या कोई नोटिफिकेशन ऊपर दिखा दे, उसका छोटा सा आइकॉन दिखा दे, और वो आपने रखा हुआ है। लेकिन अगर आप फिर भी, आपका LTPO पैनल तो है, वो 1 फ्रेम पर सेकंड पे आ सकता है, लेकिन उसको डिम करने का क्या लॉजिक है। आप या तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आप बाकी सारी की सारी स्क्रीन ब्लैकआउट कर दें और सिर्फ उतने पिक्सल ऑन रखें जितने आपको ज़रूरत है, जो टाइम दिखाना है या फिर कोई एक आध नोटिफिकेशन दिखाना है या फिर कुछ और जो है वो इन्फॉर्मेशन दिखानी है यूज़फुल वाली, तो आप उतनी डिस्प्ले ऑन करें। लेकिन एप्पल ने इसको सिर्फ डिम कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक जो है समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिम करने के बाद भी एटलीस्ट वो जितने डिस्प्ले ऑन है, बेशक वो 10% ऑन है या 5% ऑन है या फिर 15% ब्राइटनेस पे चल रही है, तो वो भी तो बैटरी कंज्यूम कर रही है। तो एप्पल की अप्रोच के लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन फाइनली एप्पल ने 6-7 साल बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो आप ये वाला फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली कुछ ना कुछ तो एप्पल के मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आया है। और वो जो एक बोरिंग लाइनअप पेपर की चल रही थी, आप कह सकते हैं कि 2017 से आई थिंक आईफोन 10 के टाइम से जो बोरिंग एक डिज़ाइन सारा चल रहा था, उसके अंदर थोड़ा बहुत अब चेंज फाइनली आया है, और थोड़ा सा अप्रिशिएट एप्पल को करना अब चलो बन जाता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो इसका कैमरा मॉड्यूल है। कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्पल ने इस बार ध्यान दिया है, 1-2 नए मोड्स भी इसके अंदर मुतारफ़ कराए, और साथ ही साथ इसकी हार्डवेयर के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड किया है। यहाँ पर इसका सेंसर जो है उसको फिजिकली भी आईफोन 13 के मुकाबले में काफ़ी बड़े साइज़ का लगाया गया, और उसी के साथ साथ इसका जो मेगापिक्सल काउंट है उसको बढ़ाकर इसके अंदर क्वाड पिक्सल की टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सैमसंग की तरह ही ये काम करता है। इसकी सैमसंग के अंदर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल जैसे हेक्सा पिक्सल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यहाँ
पर आपको क्वाड पिक्सल मिलती है, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा आता है, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। बेसिकली होगा ये कि 48 मेगापिक्सल के बैक कैमरा के साथ, जो कि सबसे मेन कैमरा है, वहाँ से आप लोग दो किस्म की फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। एक तो आप बिल्कुल रॉ 48 मेगापिक्सल की छोटे पिक्सल साइज़ के साथ बिल्कुल रॉ तस्वीर खींच सकते हैं, और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप लोग अगर थोड़े से वीडियो एडिटिंग के अंदर थोड़ी सी नॉलेज है तो आप लोग रॉ फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा क्लोजर लुक के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बोके इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड ब्लर वाली तस्वीर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रॉ के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहते हैं कि मोबाइल ही सब कुछ अपने आप के ऊपर करता जाए, तो आप वहाँ पर 12 मेगापिक्सल की क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका इज इक्वल टू होता है कि 48 मेगापिक्सल। तो आपको 48 मेगापिक्सल की इन्फॉर्मेशन से कंप्रेस करके 12 मेगापिक्सल की तस्वीर मिलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगी, और उसी की पिक्सल जहाँ पर एक की बजाय 4 पिक्सल की इन्फॉर्मेशन आपको कंबाइन करके दी जा रही है, तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और इसी तरह वीडियोज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। एक स्टेबलाइजेशन मोड भी इसके अंदर है कि वीडियो काफ़ी अच्छे स्टेबल करके रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखता है। बेशक आप हाथ के अंदर इसको लेके घूम रहे हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियो स्टेबल है। सिनेमैटिक मोड भी इसके अंदर एक मुतारफ़ कराया गया है। एप्पल आईफोन 13 के अंदर भी था, लेकिन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स या फिर 14 लाइनअप के अंदर इसको और ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। तो कैमरा के अंदर इसके ये वाले चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और सिनेमैटिक मोड के अंदर एक चीज़ आपको देखने को और मिलेगी कि 4K 24 FPS और 4K 30 फ्रेम की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, और आप इसको बेसिकली सिनेमैटिक लुक के साथ एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर या फिर फाइनल कट प्रो के अंदर इसको एडिट करके काफ़ी अच्छे तरीके के साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसके साथ एक जो जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी। अब एप्पल की कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है और साथ में कोई कंट्रोवर्सी लेकर ना है तो फिर अजीब लगता है कि कंट्रोवर्सी कोई साथ में नहीं है। तो 14 लाइनअप के साथ भी ये कंट्रोवर्सी मार्केट के अंदर लाजमी आई है। हुआ ये है कि यूएस की जो मार्केट है वहाँ पर जो भी यूएस बेस्ड आईफोन जितने भी लॉन्च होंगे वहाँ पर आपको किसी किस्म की सिम की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। बेसिकली जैसे हम सिम ट्रे निकालते हैं, इसके अंदर अपना सिम डालते हैं चाहे किसी भी मुल्क का हो, और फिर हम उसको डालकर हम कुछ यूज़ करते हैं। लेकिन जो यूएस मॉडल्स होंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ई सिम की सहूलत मिलती है, यानी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एक चिप लगी हुई है जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म की किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सिम को एज अ लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के अंदर मैंने जैज़ की सिम यूज़ करनी है, तो मैं जैज़ के ऑफिस जाऊँगा, मैंने क्यों कहूँ भाई मुझे सिम चाहिए लेकिन मुझे ई सिम चाहिए, वो मुझे ऐसे कार्ड नहीं देंगे बल्कि वो मुझे लॉगिन पासवर्ड दे देंगे, मेरा नंबर दे देंगे, वो कहेंगे इसको आप लॉगिन करो, पासवर्ड डालो अपना, और आपकी सिम ऑटोमेटिकली मोबाइल के अंदर लॉगिन हो जाएगी और आप बस उसको यूज़ करें। और फिजिकल सिम डालने का कोई ऑप्शन जो यूएस के मॉडल्स है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके दो और नए फीचर्स के बारे में जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आए हैं। एक तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है और दूसरा क्रैश डिटेक्शन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कार के अंदर कोई बंदा जा रहा है, बाइसाइकिल, साइकिल, कुछ भी किसी भी किस्म के ऊपर जा रहा है, अगर क्रैश हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, आप जो है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये फ़ोन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कि बंदे के साथ क्रैश हो गया, और वो थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन का इंतजार करता है कि जो यूज़र है वो किसी किस्म का मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करे, लॉक वगैरह खोल ले, कोई फ़ोन करे। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, जब फ़ोन ने क्रैश डिटेक्ट कर लिया होगा, तो फिर वो इंटरनेट के साथ, इंटरनेट कह रहा हूँ या फिर आप किसी भी और तरीके के साथ, वो आपको SOS मैसेज जनरेट करने का ऑप्शन देता है कि आप लोग जो है क्रैश के बाद किसी इमरजेंसी कॉल कर सकें, किसी भी किस्म की हेल्प के लिए आप कनेक्ट कर सकें। तो एक ये ऑप्शन इसके अंदर मार्केट के अंदर आया, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन की सहूलत मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन कॉल की तरह बस नंबर मिलाएं और सैटेलाइट के थ्रू आप कॉल्स करें, ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप किसी ऐसी जगह पर चले गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस्लामाबाद की यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी सी एग्जांपल देता है, आप मार्गिला के ऊपर जाते हैं, ट्रेल 3, ट्रेल 5, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर आती है कि जंगल के अंदर आप होते हैं, वहाँ पर ना इंटरनेट आता है ना फिर आपको कोई सिम के सिग्नल आते हैं, तो वहाँ पर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए अगर आप गुम जाते हैं तो आप अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, जो कि कुछ सेकंड लेकर वो मैसेज जनरेट करती है। और फिर जितनी भी आपको कह सकते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग टीम होती हैं, चाहे वो आपकी कोई भी इमरजेंसी के इदारे हों या फिर जो लोग भी हों जो कि इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी कॉल हो, 15 हो, 115 हो, 1122 हो या फिर 911 हो, जिस तरह की भी चीज़ें हों जो कि किसी भी इंसान को इमरजेंसी के अंदर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि उसको रीच आउट करके उसको रिहैब कर सकती हैं, तो वो वाला ऑप्शन जो है डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ यहाँ पर पॉसिबल है इन फ़ोन्स के अंदर। लेकिन कॉल्स वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। आप इस माइंड के साथ ना लेना कि मैं ये ले लूँगा सैटेलाइट से मेरी कॉल्स होंगी, कोई मुझे ट्रैक नहीं कर सकता, तो वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड भी नहीं होता कि आम लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ मिले कि वो गवर्नमेंट की रीच से ही
बाहर निकल जाएं, बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट होती ही लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए है। ये भी एक अजीब सा फंडा है। तो बेसिकली ये वाले 2 फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को नए मिल रहे हैं। अब ये तो थे सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स के फीचर्स। मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चलें आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो किस हद तक जाएगी। तो काफ़ी सरप्राइजिंग सी बात है, दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ओबियसली मोबाइल फ़ोन की कीमतें भी बढ़ रही हैं। सैमसंग का S22 अल्ट्रा तो तकरीबन $1300-1400 से जाके शुरू होता है, या फिर $1300 तक तो आई थिंक वो शुरू होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली एप्पल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और मेरा ख्याल से इस साल इन्होंने कीमतें बढ़ाई भी नहीं है। तो एप्पल का जो iPhone 14 है, सबसे बेस वाला मॉडल वो $799 से शुरू हो रहा है। इसके बाद iPhone 14 प्लस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा $899 का स्टार्टिंग प्राइस, और उसके बाद iPhone 14 Pro आपको मिलेगा $999 का, और आपको 14 Pro Max मिल जाएगा $1099 के, यानी कि $1099 का। तो ये इसकी प्राइस है। और ऑन टॉप ऑफ डैट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सुनने में ये आ रहा है, कोई एक तो रिपोर्ट्स भी लीक हुई हैं कि 1,40,000 तक भी एक मॉडल का आईफोन का यहाँ पर टैक्स जा सकता है, PTO। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी प्राइस रिलेटिवली जो इसके कंपैरिजन में सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर आप देखते हैं कि $1100 एप्पल शुरू हो रहा है सबसे टॉप एंड मॉडल, और वहीं पर S22 अल्ट्रा जो है वो $1300 से शुरू हो रहा है, तो लाजमी लोग एप्पल की तरफ जा सकते हैं और उसके इकोसिस्टम के अंदर भी बैंड हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके प्राइस के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपका फीडबैक भी ले सकें और लोगों के साथ इसके साथ डिस्कशन भी कर सकें। तो आप अपना ओपिनियन इसके फीचर्स के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, PT टैक्स के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शो कीजिएगा।